गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रहा है और स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस। क्यों इतने कम लोग ज्वाइन हो रहे हैं? बाकी सब लोग क्या कॉलेज जा रहे हैं रिजल्ट लाने अभी से? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, सो फर्स्ट यूनिट हमने स्टार्ट किया था, दैट इज द बिजनेस वैल्यूएशन। बिजनेस वैल्यूएशन में हमने टाइप्स ऑफ वैल्यूज देखा, बिजनेस वैल्यूएशन का मीनिंग देखा, पर्पस देखा। ठीक है, देन गुडविल का कंसेप्ट देखा। और गुडविल का कंसेप्ट में हम लोगों ने सर्कमस्टांसेस देखे कि कौन से सर्कमस्टांसेस में गुडविल कैलकुलेट करते है वो भी देखा। फीचर्स ऑफ गुडविल देखा। देन नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ गुडविल। टाइप्स ऑफ गुडविल भी होता है, देखो गुडविल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। मीन्स एक्चुअली ऐसे दिखाते नहीं है अकाउंट्स में कि दो टाइप्स है, बट दे आर एज्यूमिंग दैट देयर आर टू काइंड ऑफ गुडविल। अभी टू काइंड ऑफ गुडविल कैसे एज्यूम करते हैं हम लोग? फर्स्ट वन, दैट इज द परचेज्ड गुडविल। ओके, फर्स्ट टाइप इज परचेज गुडविल। अभी परचेज गुडविल कब अराइज होगा? जब आप परचेज करोगे तब ना। मतलब ये परचेज का क्वेश्चन कब अराइज होता है? जब आप कोई किसी और का बिजनेस परचेज करते हो और उसके बिजनेस में ऑलरेडी आपको गुडविल दिखाई देता है बैलेंस शीट में, तो इसका मतलब वो गुडविल आपने परचेज किया है। अंडरस्टैंड? बिजनेस परचेज कर रहे हो मतलब क्या होता है? परचेज के साथ साथ आपने गुडविल भी परचेज किया हुआ है। बराबर? अंडरस्टैंड? तो जब परचेज की बात आती है एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द परचेज कंसिडरेशन अमाउंट हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो दैट परचेज कंसिडरेशन अमाउंट इज पेड किया जाता है। जो ठीक है परचेसर पेड करता है, दैट इज पेड मोर देन द नेट टेंजिबल एसेट्स। ओके, तो इसका मतलब उसके साथ साथ क्या होता है, गुडविल भी परचेज किया जाता है, क्योंकि परचेज कंसिडरेशन का वैल्यू ज्यादा होता है नेट एसेट से। नेट टेंजिबल एसेट से बोल रही हूँ मैं, नेट टेंजिबल एसेट्स परचेस्ड। ओके, so and in practical if we see that only the purchase goodwill in the accounting system is recognized। हम लोग क्या करते हैं, जो भी अकाउंटिंग सिस्टम बनाते हैं उस अकाउंट सिस्टम में क्या होता है कि ये अकाउंटिंग सिस्टम का क्या है, प्रैक्टिस है, मतलब रेगुलर कंसेप्ट है ये। जब कभी भी आप अपना बिजनेस परचेस करोगे, मतलब अपना मतलब किसी और का बिजनेस परचेस करने जा रहे हो अपने लिए, तो उस बिजनेस के साथ साथ आपको क्या मिलता है, परचेस गुडविल मिलता है, एंड दैट वी आर शोइंग इन द अकाउंटिंग सिस्टम। ओके, तो परचेज गुडविल की अगर बात करते हैं तो परचेज गुडविल का फीचर्स क्या है? तो परचेज गुडविल अराइज होता है आफ्टर द एक्विजिशन। ठीक है, और इसको कंसिडर्ड और डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है बाय द परचेज कंसिडरेशन मेथड। परचेज कंसिडरेशन मेथड के थ्रू इसको डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है कि कितना गुडविल होगा, कितना गुडविल परचेज किया जा रहा है। अंडरस्टैंड? उसके हिसाब से पेमेंट होता है। देन द अमाउंट जो भी पेड होता है दैट इज ऑन द बेस्ड ऑन द बायर्स एक्सपेक्टेशन। अब आप बायर्स एक्सपेक्टेशन मतलब क्या? अगर हम लोग कोई बिजनेस परचेस करने जा रहे हैं तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे ना कि भाई मैंने जो बिजनेस परचेस किया है उस बिजनेस से मुझे इतना प्रॉफिट होगा, उतना प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट होना चाहिए। ये हमारा एक्सपेक्टेशन होता है। अंडरस्टैंड? फॉर दैट पर्पस वी हैव पेड दैट अमाउंट ना, एक्सेस अमाउंट गुडविल किया है तो उसके रेपुटेशन के हिसाब से हमें फ्यूचर प्रॉफिट मिलेगा। अंडरस्टैंड? दैट इज द फीचर ऑफ द परचेस गुडविल। देन इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये परचेज गुडविल क्या करते हैं हम लोग, जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें शो करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं कि दिस इज द परचेज गुडविल, परचेज किया हुआ है तो। ओके, so these are the feature of purchase goodwill। understand what do you mean by purchase goodwill? purchase goodwill मतलब आप गुडविल को परचेज कर रहे हो। ये सिचुएशन कब अराइज होता है? जब आप कोई दूसरा बिजनेस परचेज करने जाते हो तब अराइज होता है। बराबर? यस और नो? इतना तो समझ में आया? ओके, और इसके फीचर्स क्या होते हैं परचेस गुडविल के? जब आप कोई बिजनेस परचेस करोगे, एक्वायर करोगे, तब ये गुडविल आएगा ना, वहां पे क्रिएट होगा। देन जब गुडविल क्रिएट होता है, परचेस गुडविल इट इज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द परचेस कंसिडरेशन प्राइस होता है। ओके, और इसके साथ साथ जो अमाउंट आप पेड करते हो फॉर द एक्विजिशन पर्पस, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द बायर्स एक्सपेक्टेशंस फॉर द फ्यूचर प्रॉफिट। आपको लगता है, आपका एक्सपेक्टेशन होता है कि ये कंपनी मुझे प्रॉफिट कमा के देने वाली है, तो उस हिसाब से आप पेड करोगे ना गुडविल का वैल्यू।
कैलकुलेशन करने के बाद। तो एक्सपेक्टेशंस पे डिपेंड होता है उसका अमाउंट पेड। देन ये जो परचेस गुडविल होता है ये रिकॉग्नाइज किया जाता है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसे हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, क्रिएट करते हैं फॉर द अकाउंटिंग सिस्टम। ओके, देन सेकेंड वन दैट इज द नॉन परचेस्ड गुडविल और इनहेरेंट गुडविल। अभी ऑब्वियसली नॉन परचेस गुडविल मतलब क्या, हमारा बिजनेस ऑलरेडी पहले से चलता आ रहा है ना, कंटिन्यूएशन में चल रहा है हमारा बिजनेस, तो हमारे बिजनेस में जो हमारी रेपुटेशन जो जनरेट हुई है ना, ऑटोमेटिकली जो रेपुटेशन जनरेट हुई है, दैट इज, एंड वी आर कैलकुलेटिंग दैट अमाउंट एज अ गुडविल, सो दैट इज जनरेटेड गुडविल। क्या होता है वो, जनरेटेड गुडविल होता है, ऑटोमेटिक जो जनरेट हो चुका है वो गुडविल है, दैट इज कॉल्ड एज इनहेरेंट गुडविल। क्योंकि वही गुडविल हम लोग हमारे बैलेंस शीट में क्या करते हैं, ओवर द ईयर्स जनरेट करते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, है कि नहीं, कि इतना गुडविल जनरेट हुआ, इतना अमाउंट है गुडविल का, तो हम शो करते हैं। यहाँ पे हमने ना तो कोई परचेस सेल किया है, कुछ भी नहीं किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज अ नॉन परचेस गुडविल और इनहेरेंट गुडविल। ओके, तो नॉन हेरेंट और नॉन परचेस है। अभी देखो तो नॉन परचेस गुडविल है तो इसका फीचर्स क्या रहेगा, ऑब्वियसली इट इज जनरेटेड, नॉर्मली दिस काइंड ऑफ गुडविल इज जनरेटेड नेचर में होता है कि नहीं, जनरेट होता रहता है और हम लोग रिकॉर्ड करते रहते हैं, दैट इज, अंडरस्टैंड। और ये जो गुडविल होता है इसके लिए कोई भी कॉस्ट हम लोग प्लेस नहीं करते हैं ऑन दिस टाइप ऑफ गुड्स, नो कॉस्ट इज प्लेस्ड। जैसे कि हमने कॉस्ट प्लेस किया था, मुझे परचेस करना था गुडविल, इसीलिए मैंने वहां पे कॉस्ट मेंटेन किया था, अंडरस्टैंड, कॉस्ट बोला था कि इतने कॉस्ट में हमें गुडविल खरीदना है, अंडरस्टैंड। लेकिन नॉन गुडविल जो होता है, नॉन परचेस गुडविल जो होता है, उसके लिए हम लोग कोई भी कॉस्ट प्लेस नहीं करते हैं। ओके, और ये जो नॉन परचेज गुडविल होता है, ये नॉन परचेज गुडविल का जो वैल्यू हम लोग मेंशन करते हैं अकाउंटिंग सिस्टम में, दैट इज डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर। जो वैल्यूएशन करता है हमारे बिजनेस का, उस वैल्यूएशन के बेसिस पे हम लोग इसका वैल्यू क्रिएट करते हैं, जजमेंट के बेस पे क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं, अंडरस्टैंड। परचेस में हम लोग परचेस कंसिडरेशन फाइंड आउट करने के साथ साथ गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे वैल्यूएशन के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, गुडविल जनरेट करेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है, यहाँ पे कोई भी परचेस नहीं हो रहा है नॉन परचेस गुडविल में, अंडरस्टैंड। And this non-purchase goodwill is not considered under the purchase consideration method. Not considered in the purchase consideration method. Only purchased goodwill is considered under the purchase consideration method. Non-purchase goodwill is not considered or not demonstrated by the purchase consideration method. Okay? And this non-purchase goodwill is not recognized in the financial statement. इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग याद भी नहीं रखते, ठीक है, रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, उतना महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि जो हम लोग परचेस करते हैं गुडविल, जिसकी वैल्यू हमने पेड की हुई है, वो हमारे लिए ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि जिसके ऊपर हम लोग और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाले होते हैं, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, then next one, that is the factors to be considered in the valuation of goodwill. Whenever you are going to calculate or value the goodwill, at that time obviously you have to keep in your mind what kind of points, what items should we consider for the valuation of the गुडविल। ओके, तो दो टाइप्स के गुडविल हमने बताए, एक है परचेस गुडविल, दूसरा है नॉन परचेस गुडविल, तो दोनों के लिए अलग अलग फैक्टर्स है, बराबर। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द परचेस गुडविल, तो परचेस गुडविल के लिए अलग अलग फैक्टर्स है। जैसे कि परचेस की बात करें हम लोग, तो क्या होगा, इसमें मार्केट डोमिनेशन होगा, बराबर कि नहीं, रेपुटेशन मार्केट में देखी जाएगी, तो मार्केट का क्या होगा, डोमिनेशन होगा, मार्केट डोमिनेशन होगा। देन इकोनॉमीज ऑफ स्केल देखा जाएगा, है ना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बारे में भी यहाँ पे सोचा जाएगा, ध्यान दिया जाएगा। देन गवर्नमेंट इंसेंटिव्स के बारे में सोचा जाएगा, जो भी सिचुएशन से अराइज होगा, ओके, जो भी फैक्टर्स रहेंगे जो हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट होंगे, उसके हिसाब से यहाँ पे देखा जाएगा। जैसे कि एबिलिटी देखी जाएगी, एबिलिटी टू गारंटी, है ना, गारंटी ऑफ सप्लायर्स, जो सप्लाई कर रहे हैं उनका गारंटी देखा जाएगा।
देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखा जाएगा, कितने में हमें पड़ रहा है वो बिजनेस पूरा का पूरा, वो यहाँ पे फैक्टर कंसिडर किया जाएगा। अंडरस्टैंड। देन लिक्विडिटी यहाँ पे देखी जाएगी, लिक्विडिटी पोजीशन भी तो देखा जाएगा, परचेस आप कर रहे हो तो जब वैल्यू करोगे गुडविल इन दिस केस, देन ऑल दिस फैक्टर्स आर गोइंग टू बी कंसीडर्ड। ओके। वैसे ही नॉन परचेज गुडविल में भी है, बहुत सारे आइटम्स है नॉन परचेज गुड, नॉन परचेस्ड गुडविल की बात कर रहे हैं अभी, नॉन परचेस्ड गुडविल। ओके। तो उसके लिए क्या क्या देखोगे? अभी नॉन परचेस से मतलब ये तो जनरेट हो रहा है, तो जनरेट हो रहा है तो उसके लिए कौन भी रिस्पॉन्सिबल रहता है? मैनेजर्स रहते हैं। तो मैनेजरियल जो भी यहाँ पे क्या रहेगा, कॉम्पिटेंस रहेगा, वो देखा जाएगा। मैनेजरियल कॉम्पिटेंस कैसा है बिजनेस का, है कि नहीं? स्ट्रॉन्ग सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है, स्ट्रॉन्ग सेल्स है कि नहीं, क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग है या नहीं, क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग होनी चाहिए, गुड पब्लिक इमेज होनी चाहिए, पब्लिक में उसकी इमेज होनी चाहिए, इसके ऊपर माना जाएगा, है कि नहीं? देन फेवरेबल सपोर्ट फ्रॉम द अदर कंपनीज, फ्रॉम अदर कंपनीज, बराबर। देन लोकेशन के ऊपर भी होता है, मोस्ट सुटेबल लोकेशन। गॉट इट। आपके कस्टमर्स के साथ रिलेशन कैसे है, सप्लायर्स के साथ रिलेशन कैसे है, ये सारी चीजें नॉन परचेज गुडविल में क्या किया जाता है, देखा जाता है। ओके, जस्ट अ सेकेंड ना, इसको क्या हुआ? हेलो। हाँ। बेटा ज्वाइन तो हो रहे हैं सब लोग, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्या हुआ? ये क्या ऑटोमेटिक हो तो रहे बाकी सब, देख लो एक बार। कुछ अटक गया था क्या बीच में? मॅम वॉइस ऍड होत नाहीये. अरे हे काय होतात तर, हे समोर दिसतंय ना, हे काय? मला मयूर वगैरे बोलले ऍड होत नाही मॅमला सांग म्हणून. अरे हे काय समोर ऑटोमॅटिक ऍडमिट होत आहे, माझा तर प्रेस करण्याची गरज पण नाही पडत आहे, मी ऑटो ऍडमिट ठेवलंय. हा ठीक आहे झालं झालं ओके आता मॅम. तुम्ही लोक ऍडमिट झाले म्हणजे बाकीचे पण होणार. ओके मॅम. अच्छा अच्छा, ओके ओके. आज येतोय कॉलेजला मॅम. मी नाहीये, पण मी घरात आहे. हा ठीक आहे, म्हणजे आम्हाला उगाच बोलवलंय. कशाला? रिझल्ट हा देणाऱ्या चिडलाय. तिच्या मनोज सर आहेत. मनस तर बोर करतात लय. ओके ठीक है, कुछ टेक्निकल एरर रहेगा बेटा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऑटो एडमिट रखा हुआ है। चाहिए तो देख लो, ये देखो यहाँ पे, ये सेकेंड वाला पॉइंट दिख रहा है, गूगल मीट ऑटो एडमिट, है ना? ये इनविजिबल है, इसका मतलब ये ऑटो एडमिट है ऑलरेडी, किसी को भी वो एडमिट कर सकता है। ठीक है, टेक्निकल एरर रहेगा कुछ तो। ओके। चलो तो ठीक है, हमने टाइप्स ऑफ गुडविल स्टार्ट किया था। डोंट वरी, बुक में आपको जो दिया हुआ है वही मैंने इन्फॉर्मेशन बताया हुआ है, सो यू कैन रीड दैट, एंड वेरी इजी टॉपिक वी हैव स्टार्टेड टुडे, दैट इज गुडविल। ऑल ऑफ यू नो अबाउट द गुडविल। परचेज गुडविल मतलब क्या होता है, जब हम लोग कोई बिजनेस परचेस करते हैं तो उसके साथ हम लोग वैल्यूएशन करते हैं गुडविल का, है ना? तब जो गुडविल हम लोग कंसीडर करते हैं उसको बोलते हैं परचेज गुडविल। और नॉन परचेज गुडविल वो होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे खुद के बिजनेस में होता है और जनरेट होता रहता है। अंडरस्टैंड? दैट इज कॉल्ड एज अ नॉन परचेज गुडविल, और जनरेट होता रहता है हर साल, तो इसीलिए उसको इनहेरेंट गुडविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनहेरेंट गुडविल, क्योंकि ऑटोमेटिक जनरेट होता रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। देन फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड में क्या है? फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड में मैंने अभी जस्ट बताया कि ये पॉइंट्स हमें क्या करने हैं, जब कभी भी आप गुडविल को वैल्यूएशन करोगे इन प्रैक्टिकल, then these kind of factors we have to consider: market domination, economies of scale, government incentives, ability to guarantee to suppliers, by the suppliers, then cost of acquisition, then liquidity, strong है या weak है, ये सारी चीजें हमें consider करनी पड़ती है।
देन फॉर नॉन परचेज गुडविल, उसके लिए जो फैक्टर्स है, ये जो नॉन परचेज गुडविल है उसके लिए जो फैक्टर्स हमें कंसीडर करने हैं वो फैक्टर्स कौन से हैं? मैनेजरियल कॉम्पिटेंस, स्ट्रॉन्ग सेल्स, क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग, गुड पब्लिक इमेज, कस्टमर्स के साथ रिलेशन कैसा है, फेवरेबल सपोर्ट फ्रॉम अदर कंपनीज कैसा है, मोस्ट सुटेबल लोकेशन कैसा है कंपनी का, है कि नहीं, सप्लायर्स के साथ, डीलर्स के साथ रिलेशंस कैसा है, अंडरस्टैंड? इन सारे टाइप्स ऑफ फैक्टर्स पे नॉन परचेज गुडविल डिपेंड करता है, तो वो वैल्यू हमें इसके बेसिस पे कैलकुलेट करनी पड़ती है, इन सारी चीजों पे बेसिस पे कैलकुलेट करनी पड़ती है। ओके, then next one, that is the precautions. When we are calculating the goodwill, then we have to keep in mind some precautions हमें कुछ ध्यान देना है precautions पे, that is नीड, मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ना, नीड पर्पस क्या है हमें बिजनेस ये वैल्यूएशन करने का गुडविल, है कि नहीं, सर्कमस्टांसेस, दैट इज द नीड, मतलब सर्कमस्टांसेस कि कौन से सर्कमस्टांसेस में हमें गुडविल कैलकुलेट करना चाहिए, इधर किधर बताया था ना लास्ट लेक्चर में, एडमिशन, सेल, कन्वर्जन, अमालगमेशन, एब्सॉर्प्शन, है कि नहीं, इसके लिए हमें गुडविल कैलकुलेट करना जरूरी होता है। लेकिन अभी गुडविल कैलकुलेट करते समय हमें कुछ प्रिकॉशंस भी ध्यान में रखने हैं, तो इसके लिए प्रिकॉशंस के लिए भी आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, जैसे कि फर्स्ट वन, दैट आपको ये ध्यान में रखना है कि वॉट एवर द गुडविल इज यू आर कैलकुलेटिंग, दैट इज फॉर द फ्यूचर। क्या है? फ्यूचर के लिए आप वो पेड कर रहे हो, अंडरस्टैंड? वॉट एवर द अमाउंट यू आर कैलकुलेटिंग एज अ गुडविल, मुझे बताओ गुडविल आज के लिए कैलकुलेट करोगे क्या आप? ये साल के लिए कैलकुलेट करोगे क्या? नहीं, आप फ्यूचर के लिए कैलकुलेट कर रहे हो ताकि फ्यूचर में और कस्टमर आपके पास आएंगे, तो ये प्रिकॉशन आपको ध्यान में रखना है गुडविल कैलकुलेट करते समय कि वॉट एवर द अमाउंट विच इज यू आर पेइंग इन द फॉर्म ऑफ गुडविल, ओके, दैट इज फॉर द फ्यूचर यू आर पेइंग और कैलकुलेटिंग, अंडरस्टैंड? एंड सेकेंड वन चीज जो आपको ध्यान देनी है, प्रिकॉशन ध्यान में लेना है, दैट इज कि गुडविल जो आप क्या करोगे, डिसाइड करोगे, ये जो गुडविल है ना, गुडविल आप जो डिसाइड करने वाले हो, तो इसका जो बेस रहेगा, गुडविल वैल्यूएशन बेस इज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट रहेगा। क्या रहेगा? एफएमपी रहेगा, दैट इज द फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट रहेगा, अंडरस्टैंड? एफएमपी का फुल फॉर्म क्या है? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। I hope all of you understand these two precautions you have to be kept in your mind, that whatever the valuation of goodwill is you are doing, or whatever the amount you are paying for the goodwill, that is for the future, and whatever goodwill is you are calculating, that is calculate on the basis of the future maintainable profit. Understand? Got it? So these two precautions. Types of goodwill are purchase goodwill and non-purchase goodwill, or non-purchase goodwill is called as a inherent goodwill. Then factors to be considered, इसके बीच में मैंने उसके फीचर्स बताए थे, दोनों के अलग अलग फीचर्स दिए हुए हैं, सिंपल तीन तीन या चार चार फीचर्स है। देन फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन वैल्यूएशन बताया, देन फॉर द परचेज गुडविल एंड फॉर नॉन परचेज गुडविल कौन से फैक्टर्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है? देन प्रिकॉशंस इन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। एनी डाउट इन दिस? इसमें डाउट है किसी को? डाउट नहीं है? ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो अभी टाइप्स ऑफ गुडविल देखा, अभी हम लोग देखेंगे मेथड्स, कौन से मेथड्स पे गुडविल हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके पहले अभी मैंने जस्ट आपको एक कंसेप्ट बताया, दैट इज नोन एज एफएमपी, है ना? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ट्रेडिंग प्रॉफिट। इसको क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। नॉर्मल जो ट्रेडिंग हम लोग ट्रेड करते हैं और ट्रेडिंग के थ्रू जो प्रॉफिट होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ट्रेडिंग प्रॉफिट बोलते हैं, अंडरस्टैंड? एंड
It is the amount of profit which is likely to be earned in the future. अंडरस्टैंड, अभी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है मतलब ऑब्वियसली लाइकली टू बी अर्न इन द फ्यूचर होगा. ओके, आउट ऑफ यूजुअल ट्रेडिंग ऑफ ऑपरेशंस अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस. नॉर्मल सर्कमस्टांसेस मतलब बिजनेस का जो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस होता है, नॉर्मल ट्रांजैक्शन जो होते हैं, ठीक है, उसमें से जो हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रॉफिट अर्न करने वाले हैं इन द फ्यूचर. अंडरस्टैंड, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. Understand? And this future maintainable profit is decided on the basis of the average profit. कौन से बेस पे डिसाइड किया जाता है? एवरेज. एवरेज प्रॉफिट के बेस पे डिसाइड किया जाता है. एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 और 5 years. ओके, एवरेज प्रॉफिट विच इज ऑफ द लास्ट 4 और 5 years का प्रॉफिट रहेगा, उसका एवरेज लेंगे, उसके बेस पे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हम लोग डिसाइड करेंगे. बट आफ्टर द एडजस्टिंग द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, हम लोग क्या करेंगे, जो भी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज रहेंगी रिगार्डिंग द इनकम, एक्सपेंसेस, गेन्स, है कि नहीं, वो जो भी एडजस्टमेंट रहेंगी वो एडजस्टमेंट एडजस्ट करेंगे उस एवरेज प्रॉफिट में. देन आफ्टरवर्ड्स हम क्या करेंगे, ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं. अंडरस्टैंड? एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग दैट द नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम शुड नॉट बी कंसिडर्ड. क्या एफएमपी में क्या बोल रहा है ये? नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग expenses and income are not considered. Okay, in एफएमपी. एफएमपी में हम लोग क्या कंसिडर नहीं करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे. गॉट इट? क्लियरली बोल दिया उसने कि नहीं करेंगे हम लोग. ओके, एंड दिस एफएमपी will be based on पे रहेगा, एवरेज प्रॉफिट पे रहेगा. किस पे रहेगा? एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 और 5 years. ठीक है, बट आफ्टर एडजस्टिंग expenses, incomes, loss and gains. Understand? Of future possibilities. ये कंडीशन है इसका कैलकुलेट करने का. अंडरस्टैंड थ्योरी पार्ट? गॉट इट? एनी डाउट इन एफएमपी? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ट्रेडिंग प्रॉफिट, मतलब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं हम लोग. नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हम लोग कमाते हैं, वही ट्रेडिंग प्रॉफिट. ओके, बट वी आर यहाँ पे एक नया वर्ड उसके पहले जुड़ गया है, दैट इज द फ्यूचर, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. अंडरस्टैंड? इसीलिए वॉट एवर द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच आर गोइंग टू बी अर्न इन द फ्यूचर, understand, in the future out of the operations, okay, out of the regular operations or trading operations in the normal circumstances, and that profit is going to be decided on the basis of the average profit of the last 4 to 5 years after adjusting the future possibilities regarding the expenses, income, loss and gains, whatever is there. Okay, understand? Yes or no? देन नेक्स्ट वन, अभी एवरेज प्रॉफिट. देखो एफएमपी हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, तो आपको पता होना चाहिए कि एवरेज प्रॉफिट क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज प्रॉफिट? यस और नो? ओके, तो एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, हम लोग जैसे एवरेज निकालते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वी आर टेकिंग द एवरेज ना, व्हेन देयर आर नो फ्लक्चुएशंस. अंडरस्टैंड? व्हेन देयर इज नो फ्लक्चुएशंस इन द प्रॉफिट फ्रॉम ईयर टू ईयर. ओके, तो एवरेज प्रॉफिट कब कैलकुलेट करते हैं? इज कैलकुलेटेड
when there is no fluctuations in profit. Understand? From year to year. No fluctuations are there. Then we are calculating the average profit. Understand? और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी एवरेज प्रॉफिट देखो, जितना भी प्रॉफिट हो रहा है फ्लक्चुएशंस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कंटिन्यूअसली अभी हर साल मुझे 3,000, 4,000, 3,000, 4,000, 4,000, 5,000 ऐसे कंटिन्यूअसली अगर मुझे सेम सेम प्रॉफिट हो रहा है, नो फ्लक्चुएशन, कुछ ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं हो रहे हैं उसमें, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ कि यस, इन द फ्यूचर दिस प्रॉफिट कैन बी मेंटेन। मैं फ्यूचर में ये प्रॉफिट क्या कर सकती हूँ, मेंटेन कर सकती हूँ। Yes or no? That is called as a average profit. And how the average profit is going to be calculated? So average profit is calculated in two types. In two types. Okay. First one, that is the simple average. जो simple average हम लोग निकालते हैं हमेशा, कैसे average निकालते हैं? Simple average is equal to total profit divided by number of years. बराबर ना। अभी 5 साल का प्रॉफिट अगर मुझे दिया हुआ है, 3,000, 4,000, 3,000, 4,000, ऐसे 5 साल तक प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। तो टोटल मैं मान के चलती हूँ 19,000 हो गया, ठीक है। तो 19,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितना होगा, 5 ईयर्स। दैट इज द सिंपल एवरेज। जो प्रॉफिट है उसका टोटल करो और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करो, दैट इज द सिंपल एवरेज। ऑल ऑफ यू नो दैट। एनी डाउट इन सिंपल एवरेज? when the fluctuations are in normal case, the average may be simple. normal case रहेगा तो simple average ही निकालेंगे हम लोग। okay, then second one method है, that is the weighted average। weighted average method है। अभी वेटेड एवरेज मेथड में क्या होगा, ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा, बट वहां पे क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज होता होगा, है ना। डिस्टिंक्ट ट्रेंड ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्रॉफिट हो रहा होगा। तो इन दैट केस क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, वेट्स असाइन करते हैं। यहाँ पे क्या असाइन किया जाता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट में, हम लोग वेट्स असाइन करते हैं फॉर द ईयर फर्स्ट ईयर, फॉर द सेकेंड ईयर, है ना। मतलब नंबर 1 फॉर फर्स्ट ईयर, नंबर 2 फॉर सेकेंड ईयर, नंबर 3 फॉर थर्ड ईयर एंड सो ऑन। ऐसे हम लोग वेट्स असाइन करेंगे। एक नंबर हमारा 1 साल के लिए रहेगा, 2 नंबर हमारा सेकेंड ईयर के लिए रहेगा, ऐसे कुछ भी वेट हम लोग असाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू assumptions। Understand? Then afterwards, that profit of the each year are going to be multiplied with that weight। अंडरस्टैंड? मतलब सेकेंड ईयर में अगर फर्स्ट ईयर में सपोज कितना प्रॉफिट है, फर्स्ट ईयर में 3,000 प्रॉफिट है, तो 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 1। सेकेंड ईयर में सपोज 4,000 प्रॉफिट है, तो 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि सेकेंड ईयर को हमने 2 वेट दिया था। अंडरस्टैंड? लाइक दैट। तो इसका क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला वेटेड एवरेज प्रॉफिट का अगर हम लोग बात करते हैं, तो वेटेड एवरेज समझ में आया क्या तुम लोगों को? वेटेड एवरेज क्या बोला मैंने, वेट्स असाइन किए जाता है ना। in this method weights w weights are assigned to year wise। okay, for example, for example uh, number 1 या फिर weight 1, weight 1 स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा तो ध्यान दो, ठीक है। weight 1 is assigned for first year, है ना। weight 2 assigned for second year। ओके, इस तरह से। so if the profit is 3,000 for first year, ठीक है, and 4,000
फॉर सेकेंड ईयर, बराबर। ये प्रॉफिट दिया हुआ है 3000 फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 4000 फॉर द सेकेंड ईयर। देन वेटेड प्रॉफिट, ओके। वेटेड प्रॉफिट कितना हो जाएगा फिर? वेटेड प्रॉफिट इज इक्वल टू 3000 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा। हमने 1 असाइन किया है तो इज इक्वल टू 3000, बराबर। देन सेकेंड ईयर के लिए हमारा हो जाएगा 4000 प्रॉफिट है, मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि हमने वेट असाइन किया हुआ है 2, बराबर। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8000। यस था बेटा, मुझे पता है, लेकिन बताना मेरा काम है। ऐसे तो नहीं बोल सकती ना हो गया है तो हम लोग नहीं करेंगे। आता है सबको? यस। तो ये वेटेड प्रॉफिट हो गया। तो फिर वेटेड एवरेज जो का वेटेड एवरेज हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, उसका फॉर्मूला हो जाएगा वेटेड एवरेज इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट। अगर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो रहा होगा, और कुछ गलत बोल रही हूँ तो फिर मुझे भी बता देना, ठीक है? लेकिन होता है कभी कभी मिस्टेक, है कि नहीं? तो एंड टोटल वेटेड प्रॉफिट हो जाएगा अभी, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स, टोटल ऑफ वेट्स, बराबर। तो इस तरह से टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है। अभी वेटेड प्रॉफिट कितना हो गया? 3000 प्लस 8000, कहानी है 11000, ठीक है। तो 11000 हो गया डिवाइडेड बाय, अभी टोटल वेट्स बोला है, वेट्स का टोटल। तो वेट्स क्या था? 1 और 2 है ना, जो वेट्स दिया था हमने, तो डिवाइडेड बाय 3। तो वॉट एवर द अमाउंट विल कम, दैट इज योर वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, कितना होता है? 3 6 3 9 है ना, 3000 समथिंग। कितना आ रहा है बताओ? कैलसी लेना पड़ेगा, तय। ओके, 3666 और 67 वॉट एवर, ठीक है। पॉइंट की वजह से यहाँ पे लास्ट में आई थिंक 7 आएगा। सो दिस इज योर वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। एनी डाउट अप टू दिस? थ्योरी में पूछा जा सकता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का सिचुएशन दिया रहेगा आपको, एंड आपको बोला जाएगा प्रॉफिट कैलकुलेट करो, तो आपको करते आना चाहिए। दिस इज द प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो प्रैक्टिकल तो आएगा ही, ठीक है। एमसीक्यू में छोटा छोटा प्रैक्टिकल आएगा, छोटा छोटा मेथड आएगा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालो, गुडविल कैलकुलेट करो, है कि नहीं? छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता है, आपने सॉल्व किया हुआ है। तो इस तरह से आपको क्या करना है? तैयारी करना है पढ़ाई का। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। एनी डाउट? नोट डाउन कर लिया सबने? यस मैम। यस, वेरी गुड। ओके, तो अभी जब हम लोग क्या करते हैं, और एक हो गया सिंपल एवरेज प्रॉफिट, दूसरा हो गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ओके। देन थर्ड वन दैट इज एक होता है थर्ड वन, जिसे हम लोग एक सेकेंड एडजस्ट कर लेती हूँ जरा। एवरेज प्रॉफिट की बात कर रहे हैं ना, और थर्ड वन सिचुएशन होता है यहाँ पे, दैट इज द एडजस्टेड। कौन सा? एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट होता है। अभी ऑब्वियसली एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट बोला है तो इसमें क्या होता रहेगा? एडजस्टमेंट्स होता रहेगा। वॉट एवर द एडजस्टमेंट आर गिवन, दैट एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड टू गेट द एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। एडजस्टमेंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा, और एडजस्ट करके जो प्रॉफिट हमने निकाला है एवरेज प्रॉफिट, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। Understand? So for that calculation, for adjusted average profit calculation, some conditions or some situations you have to keep in mind. तो आपको कुछ पॉइंट्स क्या करने हैं? दिमाग में रखने हैं जब आपको एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है तब। तो कौन सा पॉइंट है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि
जब आप एडजस्टेड प्रॉफिट कर रहे हो तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट, मतलब एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको एडजस्ट करना है। क्या एडजस्ट करना है? एनी काइंड ऑफ नॉन रिकरिंग एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द रिलेवेंट ईयर, वो आपको एडजस्ट करना है प्रॉफिट में से। देन पास्ट एक्सपेंसेस, इनकम्स, है ना, ऐसे पास्ट इनकम और एक्सपेंसेस जो कि फ्यूचर में नहीं होने वाले हैं, उनको आपको एडजस्ट करना है। फिर आपको क्या करना है? एवरेज एडजस्टेड पास्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कि पास्ट एवरेज प्रॉफिट कितना था, पास्ट एडजस्टेड प्रॉफिट। ओके, देन जो भी एक्सपेंसेस और इनकम आपको लगता है कि ये एक्सपेंसेस और फ्यूचर आर गोइंग टू बी अराइज इन द फ्यूचर और इनकर इन द फ्यूचर, ये होने वाला है, तो भी आपको एडजस्टमेंट करना है, वहां पे एडजस्टमेंट करना है एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, है कि नहीं? फिर से आपको अगर कोई एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, सो इन फ्रॉम दैट from that adjusted average profit you have to reduce, you have to deduct non trading income सच एज अ इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम को हम लोग क्या करेंगे? लेस करेंगे, क्योंकि उसे हम लोग नॉन ट्रेडिंग इनकम मानते हैं। वो आगे चल के है, हमें डिटेल में पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। देन और एडजस्टमेंट एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको उसमें से क्या डिडक्ट करना पड़ेगा? लास्टली इनकम टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? जो एडजस्टेड प्रॉफिट निकला है तो उस फाइनली उसमें से आपको टैक्स लेस करना पड़ेगा टू गेट द एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ये जो लास्ट में आपको प्रॉफिट मिलेगा उसे हम लोग बोलेंगे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ओके, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। एनी डाउट? मीन्स फ्यूचर, अभी देखो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है ना, तो ऑब्वियसली हम लोग फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, देन ऑब्वियसली वी हैव टू एडजस्ट, है कि नहीं? वी हैव टू सी कि कौन से ट्रांजेक्शन हमें लेने हैं, कौन सा प्रॉफिट कौन सा लॉस हमें कहाँ पे कैसे एडजस्ट करना है, कौन सा इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट और लॉस हमें कंसिडर करना है या नहीं करना है, कौन सी इन्वेस्टमेंट हमारी बिजनेस एक्टिविटी से रिलेट करती है नहीं करती है, कौन सा, अगर कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल लॉस, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंसेस अगर दिए हुए हैं तो उन्हें हमें डिडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे कैपिटल प्रॉफिट नहीं चाहिए, नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस पे हुआ प्रॉफिट चाहिए। अंडरस्टैंड? डायरेक्टर्स को दिया हुआ रेम्यूनरेशन, कमीशन, ये भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। डाउटफुल डेब्ट्स है, जो बैड डेब्ट्स है कि नहीं? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बोल रहे हैं हम लोग, तो जो बैड डेब्ट्स है, डाउटफुल डेब्ट्स है, उसे भी एडजस्ट करना पड़ेगा। व्हाट इट? डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करना पड़ेगा, प्रॉपरली डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया है कि नहीं वो देखना पड़ेगा, स्टॉक हमारा कंसिस्टेंट है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। व्हाट इट? अंडरस्टैंड? ओके, तो यहाँ पे ये कंसेप्ट हमारी खत्म होती है। एंड डाउट है यहाँ तक किसी को? समझ में आया सबको कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? So in the next lecture we are going to learn about the types of methods। कौन सा मेथड्स? लेकिन टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने में हेल्प करते हैं, वो सारी मेथड्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे। वैल्यूएशन ऑफ रह गया ऑफ गुडविल। ओके, दिस वी विल लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो आज तो हमने क्या क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ गुडविल पढ़ा, फीचर्स ऑफ गुडविल पढ़ा, अलग अलग परचेज गुडविल, नॉन परचेज गुडविल का, देन फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ा, नॉन परचेज गुडविल का और परचेज गुडविल का, देन प्रिकॉशंस देखा हमने कि वैल्यूएशन गुडविल करते समय क्या प्रिकॉशंस लेना है, देन फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, देन एवरेज प्रॉफिट देखा हमने कि एवरेज प्रॉफिट क्या होता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कौन से मेथड के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। ओके, आई होप। और सब लोग बुक लेना स्टार्ट कर दो अभी से। शेट पब्लिकेशन का बुक लेना है, आज बहुत सारे बच्चे हैं तो फिर से मैं बता देती हूँ, शेट पब्लिकेशन का बुक हम लोग यूज करेंगे। ओके, बहुत सारे एमसीक्यूज भी है उसमें, बहुत सारे सम्स भी है,
ठीक है, सेट पब्लिकेशन यू हैव टू यूज। ओके, परचेस करना स्टार्ट कर दो। अरे सॉरी यार, ये लेफ्ट हो गई थी ऑटोमेटिक। आवाज आ रहा है ना? स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा यस लेकिन। मैम, आ यस, रहा है। ओके। सॉरी सॉरी, वो लेफ्ट हो गई अचानक से। बंद करते समय, रिकॉर्डिंग बंद करते समय लेफ्ट हो जाती हूँ, फिर से चालू हो।